नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक स्पेशल शो लेके इंडिया रियल एस्टेट गाइड का। हम अक्सर प्रॉपर्टी बाजार की बातें आपसे करते हैं, लेकिन आज एक ऐसे सेगमेंट को हम छूने जा रहे हैं जिसपे हम बहुत ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं करते। आमतौर पर हम आपको सलाह देते हैं किस तरह के घर आप खरीद सकते हैं, कहाँ पर आपके लिए बेहतर निवेश का मौका है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक अलग निवेश की। ये है कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते हैं तो फिलहाल कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश के तरीके क्या होते हैं, किस तरह का इसका मार्केट है, आपको किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं, कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तमाम बातें आज हम आपके साथ करेंगे अपने इस खास एपिसोड में। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एमडी लाइसिस फॉरास के पंकज कपूर साहब और साथ में हैं अमित गोयनका साहब जो कि फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी मार्केट के एक्सपर्ट हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आप दोनों के साथ। पहले अमित जी, आपसे एक सिनेरियो लेना चाहता हूं कि इस वक्त अगर हम कमर्शियल मार्केट को देखें तो कैसा काम कर रहा है। रेजिडेंशियल की तस्वीर तो बहुत कुछ हमने पिछले हफ्ते डिस्कस की थी, लेकिन कमर्शियल मार्केट इस वक्त कैसा है? देखिए, कमर्शियल मार्केट का जो माहौल है, सेंटिमेंट है, वो इससे बदतर कभी नहीं रहा है। मतलब आप मानिए कि पिछले 20 सालों में जब से एक प्रोफेशनल कमर्शियल रियल एस्टेट या कंटेम्प्रेरी रियल एस्टेट बनना शुरू हुआ है, तो इससे बुरा हाल कभी नहीं रहा है कमर्शियल रियल एस्टेट का, जहाँ पे एकाएक सारे इन्वेस्टर्स ओझल हो चुके हैं। अब्जॉर्प्शन का कोई पता नहीं है, नई डिमांड नहीं दिख रही है, और इसके चलते जो नया डेवलपमेंट है वो तकरीबन थम सा गया है। तो सेंटिमेंट वाइज ये काफ़ी गिरा हुआ एसेट क्लास है इस समय, और कई सारे आंकड़े हम शेयर करेंगे जो इस बात को दर्शाते भी हैं कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल में जो अंतर बन गया है वो तकरीबन दुगना का बन गया है। तो इस चीज़ को, ये आंकड़े सेंटिमेंट्स को, अब्जॉर्प्शन को, इन्वेंट्री ओवरहैंग को दर्शाते हैं, और तो डेफिनेटली ये काफ़ी एक स्ट्रेस्ड एसेट क्लास माना जाता है इस समय। राइट। तो चलिए, यहाँ पर कई लोगों को घबराहट हो गई होगी आपका जवाब सुन के कि ऐसा क्या है जब बता रहे हैं कि इसमें निवेश करना है लेकिन एकदम खराब क्लास है। लेकिन ये जब ऐसा मौका आता है तभी तो आपके लिए मार्केट में एंट्री की जगह बनती है, इसीलिए आज हम कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। पंकज जी, जैसा अमित जी ने कहा कि इस समय बहुत ही ज़्यादा दबाव में है, लेकिन अगर हम बात करें कमर्शियल मार्केट की तो काम कैसे करता है, क्या इसकी निटिग्रिटी होती है, क्या फैक्टर्स है जो इसे ड्राइव करते हैं? देखिए, जैसे आप रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल में हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं। हमें डिमांड हमारे पास है, आज सप्लाई भी है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है क्योंकि प्राइस पॉइंट ज़्यादा हो गए हैं, अनअफोर्डेबिलिटी है। लेकिन कॉमर्शियल में उल्टा है, आज प्राइस नीचे होने के बावजूद भी डिमांड नहीं है, और उसका रीज़न ये है कि यह जो कमर्शियल मार्केट है ये मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है, इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। आपकी डिमांड कैसे आती है? डिमांड तब आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा हो, रिक्रूटमेंट जितनी कंपनियां करेंगी उनको उतने स्पेस की ज़रूरत होती है, और जितना स्पेस की ज़रूरत होती है उतनी डिमांड आती है। अगर आप देख लीजिए 2008 के बाद से इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो अच्छा नहीं रहा। इवन दो इन बिटवीन हम बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमी 8% और 9% के बेसिस पे वापस गई थी, लेकिन एब्जॉर्प्शंस कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर नहीं बढ़ा, और वो लग रहा था कि कुछ हद तक वैल्यूएशन ड्रिवन नंबर्स दिख रहे थे, परफॉर्मेंस ड्रिवन इतने नहीं दिख रहे थे। और यही कारण है कि अगर आप ओवरऑल देख लीजिए तो रिक्रूटमेंट इतने कम थे। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब हमारा अर्ली पीरियड था 2006-07 का था, उस पीरियड में एक जो सर्च था, उस पीरियड में क्योंकि आईटी की डिमांड जो है, जो मेजर कंज्यूमर है इस ऑफिस स्पेस का, वो इस एक सर्च पे था, एक 30% की एनुअलाइज ग्रोथ के ऊपर चल रहा था। तो सारे स्टेट्स ने जो है एडिशनल एफएसआई दिया, और वो एक पीरियड था जहाँ पे अगर आप देखिए तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल में डबल का डिफरेंस उस वक्त भी था, लेकिन रेजिडेंशियल प्राइजेस आधे हुआ करते थे कमर्शियल प्राइजेस में, तो एक बेस्ट यूज़ दिखता था। तो काफ़ी सारे डेवलपर्स ने बहुत हद के, क्योंकि डिमांड था, कंपनीज ग्रो हो रही थी, इकोनॉमिक आउटलुक अच्छा था, तो काफ़ी सारी कंपनी डेवलपर्स जो हैं उन्होंने कमिट किया, और स्टेट्स ने एडिशनल एफएसआई दिया। तो उसको देखते हुए क्या हुआ कि हर तरफ जो है वो कमर्शियल की सप्लाई बढ़ती चली गई। उस पीरियड में एसईजेड की हम बात करते थे, कितने डेवलपर जो एसईजेड के अंदर चले गए, एसटीपीआई क्रिएट हुआ, लेकिन उसकी वजह से काफ़ी इन्वेंट्री सप्लाई मार्केट में आ गई, और 2008 के बाद से उसमें गिरा इकोनॉमिक आउटलुक ख़त्म हो गया।
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट होने बंद हो गए, लोगों ने रिट्रेंच करना चालू कर दिया, तो हर तरफ वैकेंसी बढ़ी रही। तो कुछ एक मार्केट लाइक चेन्नई हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, जितना भी आईटी सेक्टर थे उसने एक बड़ी हिट ली। अब उसके कारण जो है आज हमारे पास बहुत बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कोई नहीं है। पर अमित जी से भी राय ले लेते हैं। जैसा पंकज ने बहुत लंबा और ये एक्सप्लेन किया विस्तार के साथ कि कैसे काम करता, क्या निटिग्रिटी होती है, तो जो हम भी देखते थे कि एक समय होता था जब कमर्शियल की वैल्यू रेजिडेंशियल के मुकाबले लगभग दुगनी होती थी और आज इसका ऑलमोस्ट उल्टा है। तो ये फैक्टर क्यों आ गया? एकदम बात सही आपने बताई। अगर हम 2001 का अगर हम एक फिगर लेते हैं या बेस ईयर लेते हैं, तो अगर 0 पे था रियलिटी इंडेक्स, तो जो रेसिडेंशियल का इंडेक्स है वो बढ़कर 600 पे हो गया है 2013 के एंड में। मतलब 6 गुना ऑन एन एवरेज इस देश भर में बढ़ा है प्राइस। वही अगर कमर्शियल का देखें तो वो सिर्फ 3 गुना बढ़ा है 2001 के मुकाबले इन 12 साल के अंतर में। तो मतलब अब दुगने का फर्क है तकरीबन कमर्शियल और रेसिडेंशियल के मुकाबले। जबकि अगर आप देखें तो कमर्शियल में डेवलपर का, जैसे पंकज जी बता रहे थे, उसका निवेश ज़्यादा होता है, उसका योगदान ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा बेहतर बिल्डिंग बनाता है, वो बनाने के बाद बेचता है, तो रिस्क फैक्टर्स उतने कम है। क्योंकि आज अब अगर हम कमर्शियल रियल एस्टेट देख रहे हैं तो हम रेडी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, हम अंडर कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। जो रेसिडेंशियल में तकरीबन वही एक माहौल है कि हमको अंडर कंस्ट्रक्शन ही देखने मिलता है, तकरीबन रेडी प्रॉपर्टीज फिर भी अवेलेबल नहीं है प्राइस पॉइंट के बावजूद। तो ये कई फैक्टर्स जो पंकज जी ने सही बताए कि भाई अब्जॉर्प्शन कम था क्योंकि इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स कम थे। और रेजिडेंशियल लोग इकोनॉमिक सेंटिमेंट नहीं, डिमांड बेस्ड खरीदते हैं कि कोई ना कोई माइग्रेटरी, स्पेशली मेट्रो शहरों में जहाँ पे माइग्रेटरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या फिर स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई आके भाड़े पे वो जगह लेगा रहेगा, चाहे वो यंग कपल हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर हो, या कोई भी इस तरीके का जो मध्यतम स्तर है वो आके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अब्जॉर्ब करेगा। तो एक रेंटल यील्ड की प्रोबेबिलिटी बनती है। मगर रेंटल यील्ड जो रेसिडेंशियल में वो 2 से 3% है, हम सब जानते हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड है वो 10 से 11% है। तो अब जो माहौल बना है वो एक के सामने 2 का माहौल बना है कि अगर आपको 1 रुपए में प्रॉपर्टी कमर्शियल में मिलती है तो 2 की रेसिडेंशियल बन गई है, जबकि उसका इनपुट कॉस्ट तकरीबन सेम है। तो देखा आपने कि कितनी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही कमर्शियल रियल एस्टेट में। लेकिन अब जब अगर आप मन बना लेते हैं कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या बातें हैं जिनका आप ख्याल करेंगे, मार्केट को कैसे जज करेंगे और कहाँ सही निवेश करेंगे, ये पूरी चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। आरआर का ज़ारा डायमंड 75% फाइनेंस फैसिलिटी लेकर आए हैं एक अटूट विश्वास के साथ। हर हाथ की बात ज़ारा डायमंड के साथ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डायमंड ज्वेलरी चेन इन इंडिया। Like the picture? Keep the picture. पापा ये देखो। Wow. The amazing new Joy Plus with screen capture technology. New Samsung Joy Plus. Much more than a TV. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट की और इसमें आप किस तरह से निवेश कर सकते हैं, कैसा मौका आपके लिए बन रहा है, कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सारी बातें हो रही हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि किस तरीके से भी इस पूरे कमर्शियल मार्केट का एक इकोनॉमिक्स चलता है। तो अब अगर कोई मन बनाता है कि जैसा आपने कहा कि सही वक्त है इसमें एंट्री लेने का, तो एंट्री लेने के लिए क्या स्टार्टिंग पॉइंट होगा, किन बातों को देखकर आप किसी मार्केट में एंट्री लेंगे कि हाँ ये कमर्शियल रियल एस्टेट मुझे खरीदनी चाहिए, ये मेरे काम की है और आगे चल के ये मुझे अच्छा रिटर्न दे सकती है, आज इसमें निवेश करूं तो मेरे लिए फ़ायदे का सौदा होगा? जो कमर्शियल रियल एस्टेट की मार्केट्स है वो अब तकरीबन एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि आपको कौन से लोकेशंस में ग्रोथ दिख रही है और किस लोकेशन में रहना चाहिए। तो कोई भी नई लोकेशन में अब उसके बियॉन्ड जाने में कोई मतलब नहीं है। तो जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं या मैक्सिमम सबर्बन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर फोकस किया जा सकता है।
जो पुराने कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स थे उनका दौर ख़त्म हो गया है, और पेरिफेरल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में जाना जो शहरों के बाहर होते हैं वो अभी भी रिस्की है। तो अगर हम ये दो माइक्रो मार्केट्स पे अगर हम फोकस करें, जो नए CBDs हैं और जो नए SBDs हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आज की तारीख में मौके बनते हैं। कई मार्केट्स हैं, जैसे अगर हम मुंबई की बात लें तो लोअर परेल है, अंधेरी है, कलीना है, सेंटा क्रूज है, ये अब नए CBD या SBD बनते आए हैं। तो यहाँ पे फोकस करना काफ़ी आसान है। कंपेयर टू दैट अगर हम BKC की बॉम्बे में बात लें तो BKC अभी भी, हालांकि 2009-10 के मुकाबले आधा हो चुका है ऑलमोस्ट प्राइसिंग, स्पेशली रेंटल का, और कमर्शियल वैल्यूएशन 30 से 40% BKC में भी घट चुकी हैं, मगर वहाँ पर और अन्य फैक्टर्स हैं जो हमारे को आज भी कंसर्निंग लगते हैं। मगर उसके अलावा जो मेन मार्केट एरियाज़ हैं, सिमिलरली अगर आप बाकी शहरों में भी लें तो ऐसे मेन मार्केट एरियाज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। तो पहली बात तो इस टाइप का मार्केट लें जहाँ पे माइग्रेशन है, जहाँ पे पूरा का पूरा जो समूह है कमर्शियल का वो जिस एरिया में इकट्ठा हो रहा है। दूसरी बात होती है कि उस माइक्रो मार्केट में जो टॉप 3, 4, 5 बिल्डिंग है उसी में देखना ज़रूरी है। अगर कोई बिल्डिंग एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की नहीं है, जिसमें या तो उसका वास्तु ठीक नहीं है या उसमें जाने से एक फीलिंग सही नहीं आती है, उसके एमिनिटीज़ ठीक नहीं है, लॉबी ठीक नहीं है, पार्किंग ठीक नहीं है, तो उस बिल्डिंग में जाके फ़ायदा है, चाहे वो कितनी सस्ती हो बाकी बिल्डिंगों के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे ऑफटेक नहीं होगा, ऑलरेडी हमारे पास इन्वेंट्री है। तो जो सबसे बेहतरीन बिल्डिंग है, बेहतरीन 5, 7, 10 बिल्डिंग हैं, उसके अंदर ही अपने को चुनाव करना होगा। तीसरी बात यह है कि बहुत बड़ा फ्लोर प्लेट लेके इस समय फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बहुत बड़े फ्लोर प्लेट की डिमांड नहीं है। भले ही आप यूनिट्स लें, अगर आपका टिकट साइज़ बड़ा है, जो अगर कोई बड़ा ग्राहक आए तो उसको आप बेशक ज्वाइन करके यूज़ कर सकें, मगर छोटे यूनिट्स लेना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एक तो उसमें रेंटल यील्ड ज़्यादा है, उसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। पंकज जी, अब ये समझना चाहेंगे कि टिकट साइज पहले तो, क्योंकि कमर्शियल में आप ऐसा नहीं है, एक घर की कीमत होगी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मुंबई मार्केट में तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और छोटे मार्केट में तो 50, 60, 80 लाख रुपए के बीच में, लेकिन शायद कमर्शियल मार्केट में इतना सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो किस तरह का टिकट साइज ढूंढना चाहिए, और साथ में जो Tier 2 सिटीज़ है जहाँ पर आपके क्लाइंट हो सकते हैं, एक वकील हो गया, एक डॉक्टर हो गया, या इस तरह के जो छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं जिन्हें शायद 2-3 कमरे या एक कमरे में काम चल सकता है, तो उस मार्केट को टारगेट करें अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, और किस तरह से ये चुनाव करेंगे? देखिए, डिफ़िकल्ट है, लाइक यू नो, आज मैं थोड़ा डिसएग्री भी करता हूँ इस पॉइंट से कि हम बड़ा अच्छा मार्केट है और हम मूव कर दें और हम ख़रीद लें, क्योंकि रियलिटी के अंदर एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने निवेश किया और सस्ते भाव में निवेश किया, बिल्डिंग रेडी हो गई। अब BKC की बात है तो वो मुझसे बोलते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि ख़रीदने के बाद रेंट भी भरना होता है, और उसका कारण ये है कि उन्होंने ये बोला कि मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लेकर के बैठना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर निवेश कर रहे हो, और अगर आपकी निवेश करने के बाद आपकी एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, चाहे वो आप EMI के थ्रू और इंटरेस्ट भर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और कितने समय तक वो खाली रह सकती है। और वो जो खाली रहती है तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट और कैंप चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना। तो एसेट जो है ना, एक बाइटिंग लाइबिलिटीज़ हो जाता है, क्योंकि जब आप एक तरफ EMI भर रहे हैं, ऊपर से वो अनयील्डिंग पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर से आपको फर्दर जो है वो रेगुलर मेंटेनेंस, जो बहुत ही हैफ्टी मेंटेनेंस है, वो भी भरना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा केयरफुल होके कीजिए। आपको निवेश करना है, और सबसे बढ़िया बात जो आई एग्री कि आप आज तक रेंटल पे थे, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप आज ओन कर सकते हैं। और उसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे तो EMI और रेंटल में डिफरेंस बहुत कम हो गया है, तो आपका यील्डिंग एसेट्स रहेगा क्योंकि आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन या फिर आपके पास लीज्ड प्रॉपर्टी है जिसमें ऑलरेडी एक टेनेंट है, तब आप इस तरीके का कॉल दीजिए। आप एक खाली प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक आउटलुक की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि आज भी बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रश कीजिए, आप जाइए और ख़रीद लीजिए। हर जगह पे ये मार्केट है। Tier 2 सिटीज़ में कमर्शियल के एब्जॉर्प्शन में ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, जबकि Tier 1 सिटीज़ में होती हैं, और उसका कारण ये है कि जैसे बता रहे थे कि एक रियल्टी जो है क्लस्टर की तरीके से बनता है, और जितना भी सर्विस सेक्टर्स है, आप कंज्यूमर जो है वो IT है, और फाइनेंशियल सेक्टर्स है, इंश्योरेंस एंड मीडिया है,
बाकी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो आते हैं। अब उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है और मैंने अक्सर देखा है कि जो इंडिविजुअल इस तरीके की जो बिल्डिंग होती है बहुत समय तक खाली भी पड़ी रहती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप टायर 2 सिटीज़ में आज के मार्केट में बिल्डिंग दिख रही है और आप मूव हो जाइए और आप ये सोचिए कि एक स्मॉल वकील है, ये अगर आप खुद वकील हैं और आप जाकर के उसमें ख़रीद सकते हैं आज के मार्केट में, तो मैं ये कहूँगा कि है। लेकिन आप इन निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी मुझे ये लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क है। चलिए, तो यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी के फायदे भी बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप ब्लाइंडली चले जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इसका पूरा दारोमदार एक जो सबसे बड़ा है वो दिख रहा है कि आगे चलकर इकोनॉमी किस तरफ जाती है, आगे चल के किस तरह के इकोनॉमिक ड्राइवर्स इसको मिलते हैं और जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है देश की वो किस तरफ बढ़ती है। तो ये सारे फैक्टर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या टाइम होराइजन लेंगे, किस तरह से अपने फैसले को फाइनलाइज करेंगे, ये सारी बातें करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। आर काबिल। क्योंकि जो बाहर है उसे बाहर ही रहना चाहिए। Škoda Rapid Altima में है इनमें से एक। Is the triangle. That Samsung's triangular design allows more air in and out. Cool air reaches you faster, farther, and wider. The triangle, Samsung's ultimate cooling design. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर आज हम खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट की। कि क्या ये आपके लिए एक मौका है कमर्शियल रियल एस्टेट में निवेश करने का, और अगर आप करते हैं या करना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कैसे समझेंगे इस मार्केट को और किस तरह से इसमें आगे बढ़ेंगे। अमित जी, ब्रेक से पहले हमने देखा है आपका व्यू पॉइंट था, पंकज जी का व्यू पॉइंट था, और हमने देखा कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि आगे का आउटलुक कैसा बनता है, आगे किस तरह की परिस्थितियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो सारी बातों को ध्यान में रख के आपको क्या लगता है कि आज अगर हम कमर्शियल रियल एस्टेट में एंटर करते हैं तो आगे कितना वक्त लगेगा, कितना गेस्टेशन पीरियड चाहिएगा कि जब हमें आज जो निवेश किया उसके फ्रूट्स मिले? सही बात है। और क्योंकि अगर मैं रेसिडेंशियल और कमर्शियल, अगर ये दो मुख्य एसेट क्लासेस है, अगर हम इनकी चर्चा करें तो डेफिनेटली रेसिडेंशियल है जो मार्केट के पाए का 80% है और जो रेसिडेंशियल है वो उसका बाकी हिस्सा बनता है। तो डेफिनेटली रेसिडेंशियल की इसलिए हम बातें ज़्यादा करते हैं, पर इसीलिए अगर हम उसको कंपेयर भी करें दोनों को, तो अगर हम एज अ निवेशक रेसिडेंशियल भी लेते हैं तो उनमें भी प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और बाकी कॉस्ट की डेफिनेटली उस पर भी भार आता ही है। और जो रेसिडेंशियल लेता है वो भी यही सोचता है कि मेरा जितनी जल्दी हो सके मेरा रेसिडेंशियल लीज हो। तो पहले रेसिडेंशियल लीज कहीं पे भी कोई भी मार्केट में मुख्यतर में लग जाता था, आज वो ऐसा नहीं है। आज भी क्योंकि माइग्रेशन कम है, जॉब क्रिएशन कम है, तो देखा जाए तो कमर्शियल और रेसिडेंशियल की जो फॉर्च्यून्स हैं उनका जो आउटलुक है वो काफ़ी हद तक इंटर रिलेटेड होता है और होता चला जा रहा है। क्योंकि जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाती है माइग्रेशन की, जॉब क्रिएशन की, तो दोनों का कोरिलेशन बढ़ता रहता है। इसके लिए मेरे हिसाब से हो सकता है भले ही आपका मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स कमर्शियल में ज़्यादा हो क्योंकि रेगुलेशंस उस तरह के, और रेसिडेंशियल में थोड़ी सी छूट दे रखी है, टैक्सेस में थोड़ी सी छूट दे रखी है, तो उस हिसाब से रेसिडेंशियल का कम भार आता हो, मगर उस हिसाब से यील्ड भी कम है। तो अगर हम कमर्शियल खरीदते हैं तो हमारा ये आउटलुक होता है कि हमारी जो रेंटल यील्ड है हमको 6 से 7 साल में हमको प्रॉपर्टी फ्री कर देगी। वेयरएज रेसिडेंशियल में टिपिकली यील्ड से कुछ नहीं निकलता, बिकॉज यील्ड से टिपिकली आपके प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस और हल्का सा आपका शायद कैश फ्लो निकलता हो। मतलब 15 से 20 साल का आपका पे बैक पीरियड होता है, तो जनरली अप्रिसिएशन के लिए खेला जाता है। तो यहाँ आपसे कुछ मार्केट्स के बारे में या उनके नाम भी लेंगे, लेकिन फटाफट इस बीच पंकज जी आपसे समझ लें कि यहाँ से आपको इकोनॉमिक आउटलुक कैसा दिख रहा है, क्योंकि सारा कुछ निर्भरता उसके ऊपर ही है। देखिए, हमें तो लग रहा है कि यहाँ से हम बेटर ही करेंगे, क्योंकि अगर आप देखिए तो 6.5% तो हमारी कंजम्पशन डिमांड ग्रोथ थी और हम उससे भी नीचे चले गए हैं। अगर हम उस लेवल पे ही पहुंच गए तो चीज़ों में बदलाव होता हुआ दिखेगा। और मुझे लग रहा है कि एक तो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ दिखती है, दूसरी बात यह है कि जो पास्ट में हुआ
उसने ये ज़रूर सिखा दिया है कि आगे जो कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी भी पार्टी की भी आए, वो अकाउंटेबल होगी। आज हमने ये समझ लिया कि जब क्लियरेंसेस की वजह से जब प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं हुए, उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भरना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई फ्लो नहीं रहा मार्केट के अंदर, और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर होता हुआ दिखा। तो आज हम दिख रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस ओवरऑल बेटर होगी और उसका इम्पैक्ट इकनॉमी पे पॉजिटिवली ज़रूर दिखेगा आने वाले समय में। और इतनी हमारे पास कंजम्पशंस हैं, इंटरनल कंजम्पशंस है, तो ग्रोथ यहाँ से ज़रूर दिख रही है। राइट। तो अब अंत में अमित जी यही कि कौन से वो मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देखें, एक टिपिकल बॉम्बे जैसे मार्केट में देखें, थोड़ा साउथ की तरफ जाएं, या IT ओरिएंटेड मार्केट्स में आपकी नज़र होनी चाहिए? श्योर। तो जैसे मैंने कई बार दोहराया इस बार कि बॉम्बे में आपके 3-4 मुख्य मार्केट्स हैं, चाहे फिर वो बॉम्बे में लोअर परेल हो, अंधेरी हो, या फिर कलीना कुर्ला की तरफ बेल्ट हो। BKC को मैं अभी भी अवॉइड कर रहा हूँ। और या फिर अगर आप थोड़े से बाहर जाए तो थाने का मार्केट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है और वाशी का भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। दो काफ़ी इनफिल लोकेशंस नहीं है, ये आज भी पेरिफेरल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मेरे मुख्य चुनाव तो ये 3 माइक्रो मार्केट्स के लिए रहेंगे। और मैक्रो लेवल पर? मैक्रो लेवल पे अगर पैन इंडिया भी देखें तो आपको पूना में जैसे आज औंध है, या कल्याणी नगर है, या कोरेगांव पार्क जैसे भी आपको लोकेशंस जो आज भी काफ़ी फेवर्ड हैं। और मैं IT बेल्ट हिंजेवाड़ी और इस टाइप के IT बेल्ट से आज भी दूर हूँ, क्योंकि वो आज भी लार्ज फॉर्मेट एरियाज़ हैं। तो मैं लार्ज फॉर्मेट एरियाज़ नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। सिमिलरली दिल्ली में आज भी अब गुड़गांव के सोना रोड की तरफ चलिए, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से सोना रोड की तरफ जाइए, तो वो भी काफ़ी मुख्य मार्केट बनता चला रहा है। नोएडा सेंट्रल एरिया, स्पेशली अट्टा मार्केट, सेक्टर 18, और जो आज डाउनटाउन एक जो एरिया बन रही है, वहाँ पे भी रेंट्स आज भी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत सस्ते में, ऑलमोस्ट वापस वो दुगने का फ़र्क है। तो मेन बात जो आप कहीं भी चुनाव करें, चेन्नई में भी अगर आप जाएंगे तो अब OMR से अभी भी मैं दूर हूँ, क्योंकि वो लार्ज IT फॉर्मेट एरिया है। मगर जो डाउनटाउन एरियाज़ है, जो आज भी कमर्शियल वायबिलिटी जहाँ पे है, मैं उन्हीं एरियाज पर सीमित हूँ। और उसका चुनाव करना काफ़ी आसान है। उसको इर्द गिर्द के आपको रेसिडेंशियल एरियाज देखनी है। तो एक तो जो सिर्फ कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल लोकेशंस है, मैं उनसे दूर हूँ। हम कोर एसेट्स की बात कर रहे हैं, और कोर एसेट्स होते हैं जो रेसिडेंशियल के इर्द गिर्द होते हैं, जहाँ पे IT के अलावा नॉन IT प्लेयर्स भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं उनको। तो मेरा चुनाव हमेशा उन लोकेशन में होगा, और उनको भापना काफ़ी आसान है कि जहाँ पे रेसिडेंशियल प्राइसेस यकायक बढ़ गए हैं। जैसे हम इन जहाँ भी जगहों की बात की, चाहे पुणे में अगर आप कल्याणी नगर, औंध, आप बानेर, पाषाण वगैरह, या कोरेगांव पार्क की बात करें, तो जो 3-4 हज़ार के प्राइस पॉइंट्स है वो 8,000, 9,000, 10,000 के ऊपर, वैसे कमर्शियल एस्टेट वहीं का वहीं 5-6 हज़ार पे टिका हुआ है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि इर्द गिर्द का रेसिडेंशियल प्राइसेस दुगने हो गए, कमर्शियल वहीं के वहीं टिके हैं, तकरीबन 2 का फ़र्क आ रहा है। वहाँ पे चुनाव करना सबसे आसान काम है, या वही मेरा रिकमेंडेशन तो होगा कि उस एरिया पे देखें। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल जो कंडीशंस है वो हमें इम्प्रूव होती हुई लग रही है। जैसा अभी अमित बता रहे थे कि यहाँ पर फॉरेन बायर्स आ रहे हैं या फिर बाहर से पैसा आ रहा है जो लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक मौका दिख रहा है इस समय इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में, कमर्शियल साइड पर। और साथ ही इस समय हिस्टोरिकली दाम ऐसे लेवल पर आ गए जहां से वो ऊपर ही जाएंगे। और जैसा हमने कहा कि एक इकोनॉमिक सिनारियो भी यहाँ से तमाम तरह के फैक्टर्स हालांकि उस पर होते हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। तो अब अगर आप रियल एस्टेट मार्केट के कमर्शियल साइड पर फोकस करना चाहते हैं तो शायद यही वक्त होगा। हाँ, जैसा हम हमेशा बताते हैं, ड्यू डिलिजेंस पूरा करना है, आपको अपनी कैपेसिटी को देखना है, तमाम सारी बातों का ध्यान रखना है, लीगल पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। लेकिन शायद एक मौका इस समय रियल एस्टेट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है कमर्शियल साइड पर, उसको आप चाहें तो इस वक्त बना सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया। तो IREG या इंडिया रियल एस्टेट गाइड में इस हफ्ते इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Real Estate Guide presented by RR Kabel.